हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका एक तरफा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, जैसा नाम वैसा काम, सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power -8 कूलम each are joined by an insulating string of length है 1 मीटर and the system is kept on a smooth horizontal table. Now find the tension in the string, ठीक है। अब यहां पे ना सवाल दो तरह से आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, ठीक है। एक केस तो ये वाला है जिसमें दोनों ही चार्जेस जो हैं वो 2 10 to the power -8 कूलम के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बेटा कि सवाल ऐसा आ जाता है कि एक बॉडी है, उसके पास चार्ज है -2 10 to the power -8 और -8 कूलम का, और दूसरी बॉडी है जिसके पास चार्ज है 2 10 to the power -8 कूलम का। अब इनको एक रस्सी से जोड़ के रखा हुआ था और ऑब्वियसली ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर लाई कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अगर इनको एक रस्सी से अपन ने जोड़ के रखा है ना, तो इवेंचुअली होता क्या है कि ये जो दोनों बॉडीज हैं, इसके पास चार्ज प्लस का है, इसके पास चार्ज माइनस का है। प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। जब ये दोनों बॉडीज में अट्रैक्शन होगा, दोनों बॉडीज पास पास आ जाएंगी, और जब दोनों बॉडीज पास पास आ जाएंगी तो जो इसकी जो जोड़ने वाली रस्सी थी, ठीक है, वो क्या है कि अब वो टाइट थोड़ी रहेगी, वो खिंची थोड़ी रहेगी भाई। जब दोनों बॉडीज पास पास आ गई हैं तो रस्सी जो है वो हो जाएगी ढीली, रस्सी जो है वो हो जाएगी स्लैक। और इस केस में जब रस्सी स्लैक हो गई है ना, तो आपको बस इतना समझना पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पतली रस्सियों पे काम करता है और वो रस्सी को खींच के रखता है, ठीक है। यहां पे रस्सी बिल्कुल भी खिंची हुई नहीं है, इसका मतलब टेंशन कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये तब होगा जब एक चार्ज नेगेटिव का होगा और एक चार्ज होगा पॉजिटिव का। लेकिन हमारे गिवन क्वेश्चन में दोनों ही चार्जेस की जो वैल्यू है वो है 2 10 to the power -8 कूलम, ठीक है। मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब अगर दोनों ही प्लस के चार्जेस होंगे तो अब क्या होगा, एक काम करो ना यार, सुनो तो एक्स्ट्राज में एक बार तुम ये छाप लोगे क्या, मेरा मन है कि तुम ये प्लीज छाप लो यार, ठीक है। बिकॉज सवाल ऐसा भी आता है भाई कि कभी कभी दोनों चार्ज में ना साइन कन्वेंशन उल्टे होते हैं। अट्रैक्शन हो गया, रस्सी हो गई ढीली, और रस्सी अगर ढीली हो गई टेंशन हो जाएगा 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन अब का मसला क्या है कि मान लीजिए अभी वाला जो मसला है ना वो ये है कि भाई दोनों ही चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव है। अगर दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, दोनों में होगा रिपल्शन। अगर दोनों में रिपल्शन होगा तो जो रस्सी है ना वो हो जाएगी एकदम टाइट। अगर दोनों में रिपल्शन होगा, रस्सी हो जाएगी एकदम टाइट। अब रस्सी पे काम करेगा बाकायदा टेंशन। और अब आपको यह पता होना चाहिए कि टेंशन बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। टेंशन बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये हो जाएगा बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बोथ द चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बोथ द चार्जेस, ठीक है। तो अगर दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होगा, रस्सी ढीली पड़ गई, तो भैया कुछ मत सोचना और टेंशन को बोल देना कि भैया टेंशन कितना हो चुका है, 0, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बॉडीज के पास साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है, दोनों में होगा रिपल्शन, दोनों जाएंगे दूर दूर और रस्सी जो है वो खिंच जाएगी। और जब रस्सी खिंच जाएगी तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, कितना टेंशन काम करेगा रस्सी के ऊपर, एग्जैक्टली फोर्स के बराबर। और कितना फोर्स होता है भाई साहब दो चार्जेस के बीच में, वो तो निकालना अपने को आता है ना, कूलम्स लॉ, F = K Q1 Q2 R का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चार्जेस की वैल्यू आई ऑलरेडी नो, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 10 to the power -8 कूलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ज्वाइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर के बराबर। मतलब जो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है ना वो है 1 मीटर के बराबर। और कुछ है क्या बेटा यहाँ पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, सही बात है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। जब टेंशन निकालना है तो अपन एक काम करेंगे ना, प्रॉपर पूरा सेटअप बना के चलते हैं। पहली वाली बॉडी, दूसरी वाली बॉडी, और केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल,
केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, अब जरा अपन गौर करेंगे, टेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स के बराबर। ये बात तो अपन जानते ही ना कि टेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स के बराबर। और दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दे अपन इसको जरा, F इज टू के दोनों ही चार्जेस के मॉड्यूलस का प्रोडक्ट और अपॉन नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर। के का मतलब क्या होता है, 9 10 टू द पावर 9। उसके बाद Q1 इंटू Q2 करेंगे। ठीक है, तो 2 10 टू द पावर -8 इंटू 2 10 टू द पावर -8, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 मतलब 10 की पावर -16। तो K Q1 Q2 हो चुका है, अपॉन नीचे आएगा आर का स्क्वायर। और रस्सी की जो लेंथ है ना बेसिकली वो तो 1 मीटर के बराबर है। भाई अगर रस्सी 1 मीटर के बराबर है तो फिर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, 1 मीटर के बराबर ही हो जाएगी। रस्सी अगर 1 मीटर के बराबर है तो दोनों चार्जेस की दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर के बराबर हो जाएगी, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहां से F क्या हो जाएगा भाई, 9 4 करेंगे 36 तक की कहानी पहुंच जाएगी, और 10 टू द पावर -16 प्लस का 9 करेंगे तो -7 तक की कहानी पहुंच जाएगी। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, 36 10 टू द पावर -7। कभी कभी ना आपको ये आंसर ऐसे भी देखने को मिलता है कि भाई एक पॉइंट ना पीछे की तरफ ले आते हैं, जैसे एक पॉइंट पीछे की तरफ लाएंगे इसमें +1 हो जाएगा, तो 3.6 10 टू द पावर -6 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहने वाला है आपके पास डिटेल्ड सोल्यूशन। सवाल का स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया था तो बेटा आप सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। किसने रोका है बेटा, किसने रोका है, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। और अब आपको चाहिए पड़ेगा इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। तो ये रहा हमारे पास डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इस सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, बहुत बढ़िया। चले बेटा, पक्का पूरा फंडा समझ में आ गया। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज दिस मच। इस बार ना फोर्स गिवन है बेटा, इस बार फोर्स बकायदा गिवन है, और आपको ना व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट कर देंगे 5 10 टू द पावर -10 मीटर्स हो जाएगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बोथ ऑफ देम कैरीज पॉजिटिव चार्ज और इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है बेटा किसी भी बॉडी पे, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, अगर एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके पास चार्ज क्या +10 ई का आ गया। अगर इसने भी 10 ही इलेक्ट्रॉन को लूज करा तभी जाकर के इसके पास भी चार्ज +10 ई का ही आएगा। मतलब अगर दोनों बॉडीज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज आउट कर देती हैं इवेंचुअली, मतलब मान लो कि इनिशियली वो दोनों न्यूट्रल थी। ठीक है, दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, अगर दोनों बॉडीज ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज आउट कर दिया तभी जाकर के दोनों बॉडीज के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव का। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो यहां पे इस सवाल में ये बिल्कुल मत सोचना कि सर हमें कैसे पता कि ए वाली बॉडी ने जितना चार्ज लूज करा है उतना ही चार्ज बी वाली बॉडी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ए वाली बॉडी ने लूज करे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या बी वाली बॉडी ने भी लूज करे हैं। अरे बिल्कुल लूज करे हैं भाई, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज आ रहा है ना। अगर दोनों के पास सेम प्लस का चार्ज आ रहा है मतलब दोनों ने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। ठीक है, चले, फोर्स गिवन है 3.7 10 टू द पावर -9। लिख लूं क्या मैं इसको, फोर्स गिवन है 3.7 और इनटू क्या आ चुका है बेटा 10 टू द पावर -9 तक की कहानी आ चुकी है। फोर्स आ चुका है 3.7 10 टू द पावर -9। उसके बाद दोनों के पास सेम चार्जेस थे, तो मतलब ये हो गया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, दोनों के पास सेम चार्जेस हैं। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE बाय क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NE। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 5 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब दोनों चार्जेस की जो दूरी है ना वो 5 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10 का मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको निकालने से क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने। करेक्ट जी हाँ, आपको निकालने हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। भाई तुम लोगों ने सवाल तो देख लिया होगा, सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अरे एक ही फॉर्मूला तो है, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो अप्लाई करते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार अगर देखा जाए F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या होता है बेटा R का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K बाई Q1 मतलब Q और Q2 मतलब Q अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। तो यहां से Q का स्क्वायर जो है
यहां से Q का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के। बेहतरीन जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के, एफ आर स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। अब जरा ना यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब जरा इसको यहाँ पे सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ भाई सुनते हुए चलना, Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे f कितना है अपने पास, f जरा चेक कर लो बेटा। f गिवन था अपने पास 3.7 10 टू द पावर -9, ठीक है। f गिवन था 3.7 10 टू द पावर -9। f इंटू क्या करना है बेटा, r का स्क्वायर करना है, इंटू करना है r का स्क्वायर। तो r तेरे पास गिवन है 5 10 टू द पावर -10। जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25 तक कहानी पहुंच गई। 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर करूंगा 10 टू द पावर -20 तक कहानी पहुंच जाएगी। तो एफ आर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा। और के क्या होता है, के मतलब वही 9 10 टू द पावर +9, 9 10 टू द पावर +9, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। जब आप इसको पूरा फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना, आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 10.28 10 टू द पावर -38। अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10.28 10 टू द पावर -38, ठीक है। अब आपको तो Q निकालने से मतलब था, तो Q क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, Q आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10.28 इंटू 10 टू द पावर -38। और जैसे आपने इसका पूरा स्क्वायर रूट लिया, 10.28 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो होता है 3.2 अप्रोक्सीमेटली। और 10 टू द पावर -38 का स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या है कि उसकी पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -19 तक पहुंच जाएगी कहानी। ये अपने पास आ चुका है चार्ज, ये अपने पास क्या आ चुका है बेटा, ये अपने पास आ चुका है चार्ज। अब आपको निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। एक आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। अरे भाई साहब, अगर इसके पास चार्ज आ चुका है प्लस का Q, इसका मतलब नाउ दिस इज नॉट जस्ट एन एटम, दिस इज एन आयन बन चुका है ये, ठीक है। तो आपको निकालना है एक आयन में से क्या चार्ज मिसिंग है। Q अपने पास आ चुका है, आपको N निकालना है। तो अपन एक काम करेंगे, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहां पे अपन निकाल देंगे पूरी कहानी फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें एक बात तो पता है कि सिंस Q इज इक्वल्स टू N ही होता है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें एक बात तो पता है कि सिंस Q इज इक्वल्स टू NE होता है, तो वहां से N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा Q ओवर E। N क्या हो जाएगा बेटा, N हो जाएगा Q ओवर E। और चार्ज कितना अपने पास 3.2 10 टू द पावर -19। और E क्या है अपने पास, E है 1.6 10 टू द पावर -19। भाई काटा पीटी मचाओ तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिस आउट हो चुके हैं फ्रॉम ईच आयन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे सेपरेशन डाल देता हूँ ताकि आप तरीके से चीज़ों को नोट कर पाएं यार, है ना। अदरवाइज तुम बोलो कि सर ये क्या लिखा था आपने, कहाँ पे कहाँ से कहाँ लिख गए आप। तो बेटा ये आपके पास सेपरेशन हो चुका है। पहले सर आप ये नोट करिएगा, उसके बाद फिर आप वो नोट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, सर 2 आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। 3 2 1 रेडी गो, डन। ओके, डन 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 डन। ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला अपना हो चुका है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है मुझे ये। 2 small charge spheres contain charges of +Q1 and +Q2 respectively। मतलब एक के पास चार्ज Q1 है और दूसरे के पास जो चार्ज है वो है Q2 के बराबर, और दोनों के पास ही प्लस का चार्जेस है। ओके, डन। A charge dq is removed from sphere carrying charge Q1 and is transferred carrying charge Q and is transferred from Q1 to Q2। ठीक है, मतलब Q1 से निकाल लिया चार्ज, ठीक है, ये Q1 होगा। तो Q1 से चार्ज dq निकाल लिया है और Q2 वाले स्फीयर को चार्ज dq दे दिया, ठीक है। मतलब जो Q1 से निकाला ना वही Q2 को ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। Find the charge on each of the sphere for maximum electric force between them। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली ये सवाल देख पाएं। सवाल देख लिया होगा, कुछ चमका होगा भाई। अगर तुम अटके होगे ना तो फिर तुम यहाँ पे अटक गए होगे कि यार ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मैक्सिमम तो सर कितना भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम पे हम लिमिट कैसे लगा दें। लेकिन यहाँ पे सवाल का जो पैटर्न है ना वो समझो बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आप बिना सिंगल टाइम प्रैक्टिस के तो नहीं कर सकते।
अगर आपने एक बार भी ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं ना, तो फिर बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपसे ये सवाल जो है ना वो हिल पाएगा, बिकॉज आप इसके शब्दावली में ना पूरे फंस के रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखते हैं ना, तो आप ऐसा मत करा करिए कि अरे ये पहला वाला क्वेश्चन ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यहां मैं अटक रहा हूं, सर ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, अरे हो जाएगा हो जाएगा, फिर आपने स्किप कर दिया। अरे भाई इससे गंदी अप्रोच कुछ नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ठीक है भाई। अगर आपको लग भी रहा है ना कि वो सवाल आपको आता है, तब भी आप उसका सोल्यूशन देखिए, बिकॉज होता क्या है ना, बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं यार न्यूमेरिकल्स में। गलतियां कैसे होती हैं, बहुत बारीक बारीक चीजों में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एमसीक्यू का वीडियो हो, MIQ का वीडियो हो, कोई सा भी सेशन हो न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड, उसमें इत्मीनान से बैठा करो, हर एक चीज को सुनते हुए चला करो, समझते हुए चला करो, तब जाके मजा आएगा। हवाई में चलोगे ना भाई तो गुब्बारा बन के उड़ जाओगे एक दिन, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि भाई पूरा ध्यान देते हुए चलो। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात चल रही है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो रही है बहुत मस्त चीज है बेटा ये, अगर कोई सी क्वांटिटी ना मैक्सिमाइज हो रही है, इसका मतलब वो हो रही है कांस्टेंट। इफ अ क्वांटिटी मैक्सिमाइजेस देयरफॉर इट बिकम्स कांस्टेंट। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो रही है, इसका मतलब वो हो रही है कांस्टेंट। और अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो रही है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है, उसका जो डिफरेंशिएशन है, वो हो जाएगा 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इफ अ क्वांटिटी गेट्स मैक्सिमाइज्ड इट बिकम्स कांस्टेंट। और अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट बन चुकी है, तो भाई आपको याद होगा ना, अगर मैं बोलता हूं कि यार एक बात मेरे को बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होगा, तुम बोलते हो सर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 तो सर 0 होगा। क्यों बोलोगे 0, क्योंकि यार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज निकालना। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 इज अ प्योर कांस्टेंट, ठीक है। अगर 5 कांस्टेंट है मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, और अगर 5 की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली तो भाई उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब पहले दिमाग में ये डालो, डिफरेंशिएट करके मिलता क्या है, तो डिफरेंशिएट करके मिलता है रेट ऑफ चेंज। और अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब आप किसी कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज निकालने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो किसी भी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैंने ये वाली कहानी क्यों सुनाई, बिकॉज यहां पे गिवन है कि फोर्स जो है ना वो मैक्सिमाइज हो रहा है, तो आपका पूरा अप्रोच जो है ना, आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, वो कुछ इस तरह जाना चाहिए कि अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो रही है मतलब वो हो रही है कांस्टेंट, और अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। तो इफ क्वांटिटी गेट्स मैक्सिमाइज देयरफॉर इट बिकम्स कांस्टेंट, देयरफॉर इट्स रेट ऑफ चेंज, Therefore its rate of change, और रेट ऑफ चेंज का मतलब मैथमेटिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ डिफरेंशिएशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मतलब मैं तो मैथमेटिकली बोलना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन। Therefore its rate of change मतलब डिफरेंशिएशन becomes 0। Therefore its rate of change मतलब its differentiation becomes 0। It's as simple as that। मेरे ख्याल से अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ना ये वाली कहानी आपके सामने थी। अब होता क्या बेटा, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे मान लो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो या y का डिफरेंशिएशन कर दो, तुम बोलोगे सर कर तो देंगे लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मैंने बोला बेटा x के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे प्यारी बात क्या होती है कि आप डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका खुद का वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जो यहाँ पे ज्ञान भरी बातें लिखी हुई हैं, एक बार जरा आप इसको नोट कर लें अपने कॉपी में। मैं इसको बोलता हूँ प्री रिक्विजिट। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे जरूरी चीजें पड़ती है ना, उसे मैं कहता हूँ प्री रिक्विजिट। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद धमाधम कूदेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भैया बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। अब जरा गौर करना, तो Q1 का स्फीयर था, है ना, मतलब Q1 चार्ज था पहले वाले स्फीयर के पास, और उससे उठा करके चार्ज को दे दिया किसी दूसरी बॉडी के पास, ठीक है। ये अपने पास Q1 की बॉडी थी और ये अपने पास Q2 की बॉडी थी। अब इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना होगा भाई, कुछ तो भी तो होगा ही ना सेपरेशन डिस्टेंस। तो R मान लूं क्या मैं सेपरेशन डिस्टेंस को? अरे सर बिल्कुल मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका अपने डिस्टेंस कितना मान लिया बेटा, R के बराबर, ठीक है। अब हुआ क्या है कि चार्ज Q1 में से DQ अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। सुनना मेरी बात, अब जब Q1 में से DQ का अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो चुका है तो उसके पास चार्ज कितना बच जाएगा, Q1 माइनस DQ। और ये DQ गया किसके पास, इसके पास गया ना जी। तो इसके पास पहले से चार्ज Q2 के बराबर था, Q2 Q2 Q2
Q2 का चार्ज इसके पास पहले से था और इसको dq अमाउंट ऑफ चार्ज मिल गया, तो उसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 प्लस dq के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ गिवन है कि फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। नाउ गिवन है कि फोर्स बिकम्स मैक्सिमम या फोर्स इज मैक्सिमाइज्ड। गिवन है कि फोर्स बिकम्स मैक्सिमम या फिर फोर्स इज मैक्सिमाइज्ड। देयरफॉर इसका मतलब ये है कि फोर्स का जो रेट ऑफ चेंज होगा ना, फोर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। तो मतलब ये है कि फोर्स का हम चलो डिफरेंशिएशन कर तो देंगे, लेकिन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना भाई। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑपरेटर के लिए सबसे सटीक चीज मेरे को नजर आ रही है, यहाँ पे वेरिएबल ऑपरेटर के लिए सबसे सटीक चीज मेरे को नजर जो आ रही है वो है dq। क्या है सर, वो है dq, ठीक है। तो वेरिएबल ऑपरेटर के तौर पे आपको वेरिएबल ही लेना पड़ेगा ना, तो आप ले लेंगे डिफरेंशिएशन dq के रिस्पेक्ट में। और सिंस हम जानते हैं कि फोर्स बिकम्स मैक्सिमाइज्ड, तो फोर्स का जो रेट ऑफ चेंज है, फोर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर, जस्ट बिकॉज फोर्स मैक्सिमाइज हो चुका था, ठीक है। चले बेटा अब एक काम करेंगे शुरू करते हैं फोर्स का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स, अच्छा जी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1। अब यार पहली वाली बॉडी के पास चार्ज क्या है, क्या वो Q1 के बराबर है, नहीं सर वो तो Q1 माइनस dq है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है Q2, तो दूसरी वाली बॉडी के पास चार्ज क्या Q2 के बराबर है, नहीं सर वो तो है Q2 प्लस dq, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, पुट करो उसको अपॉन नीचे क्या आता है, नीचे आता है सर डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है सर r के बराबर, तो r का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों चल रहा है, बिकॉज वही वाली कहानी है, फोर्स मैक्सिमम हो चुका था तो फोर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो, k बाई आर का स्क्वायर को बाहर रखो यार, ठीक है, k बाई आर का स्क्वायर को बाहर रखो और यहां पे चलने वाला है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सर किसका डिफरेंशिएशन यहां पे चलने वाला है, एक काम करो खोल दो इसका पूरा ब्रैकेट, k बाय आर का स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, तो अंदर बस एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट बचा हुआ है। अब बस इसको एकदम खोलना शुरू कर दो, Q1 इंटू Q2 करेंगे, उसके बाद हो जाएगा Q1 dq, उसके बाद हो जाएगा माइनस Q2 dq, उसके बाद हो जाएगा माइनस Q2 dq, उसके बाद हो जाएगा माइनस dq का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस dq का स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है भाई। काम करूं क्या, मैं इसमें सेपरेशन दे दूं, मैं इसमें एक काम कर रहा हूं सेपरेशन दे रहा हूं, क्या है नोट करना फिर आपके लिए बहुत जबरदस्त तरह से आसान रहेगा ना, इसलिए, ठीक है। अब एक बात सुनते हुए चलना भाई, k को पट को 0 के नीचे निपट के वो 0, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 0 से निपट के वो 0, तो यहां बस बचने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 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 एंड दिस दिस दिस, ठीक है। तो पहले अपन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ Q1 Q2, ठीक है, इत्मीनान से करेंगे एकदम बाकायदा। क्या है गलती इसमें हो गई तो फिर किस काम का भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले अपन किसका बेटा, Q1 Q2 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्लस Q1 को बाहर रख लो, Q1 को बाहर रख लो और फिर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, यहाँ पे करेंगे अपन अच्छा एक सेकेंड, हाँ dq का करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन dq का होगा dq के रिस्पेक्ट में ही, तो अपने पास ही क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड बेटा ये अपन ने सही खोला ना इसको, अपन ने Q1 Q2 आ गया, उसके बाद Q1 इंटू dq आ चुका है, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिर्फ ये बचेगा Q1 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया था, k बाय आर का स्क्वायर, ये तो निपट गया, यहाँ बचेगा, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ Q1 करेंगे पहले। सिर्फ यहाँ पे एक काम करो ना बेटा, या तो तुम अप्लाई कर दो इसका मल्टीप्लिकेशन रूल, एक वो भी कर सकते हो, या तो उसको अपन पूरा पहले खोल लेते हैं फिर अपन करेंगे उसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो d बाई डी क्यू को मैं बाहर रख रहा हूँ अभी, क्या भी d बाई डी क्यू, डिफरेंशिएशन अभी चलने वाला है बेटा, इसमें अंदर अभी चलने वाला है डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो d बाई डी क्यू बाहर रखा, अंदर क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा Q1 Q2, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो मेरे पास निपट करके आ जाएगा 0 के बराबर। क्यों भाई, ये जो Q1 Q2 है वो तो कांस्टेंट है ना, अगर ये जो Q1 Q2 है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी क्या होता है 0 के बराबर। उसके बाद डिफरेंशिएशन चलेगा किसका, यहाँ पे चलेगा सिर्फ और सिर्फ Q1 का, तो बचेगा भी सिर्फ Q1 ही, ठीक है। यहाँ बचेगा भी सिर्फ क्या, Q1 ही बचेगा, तो प्लस का बचेगा Q1। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ Q2, और ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ dq का स्क्वायर था ना, तो ये अपने पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dq, और इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, ये तो आ रहा है 0 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से है नहीं, ठीक है। अब एक काम करेंगे अपन, इसको यहां से जब मैं ट्वाइस ऑफ dq निकालूंगा ना,
जब मैं यहां से निकालूंगा ना ट्वाइस ऑफ डी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो जब मैं सिर्फ डी क्यू की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 ओवर 2 आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डी क्यू कितना आ चुका है, Q1 माइनस Q2 ओवर 2 आ चुका है। अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे, निकालना क्या है, फाइंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड चार्ज ऑन द ईच ऑफ द स्फीयर। तो अपन एक काम करेंगे, इसको ए स्फीयर बोलते हैं, इसको अपन स्फीयर बी बोल देंगे, ठीक है। तो अब मैं करता हूं चार्ज ऑन स्फीयर ए, ठीक है। तो पहले अपन निकालना शुरू करते हैं चार्ज ऑन स्फीयर ए। पहले अपन निकालना शुरू करते हैं चार्ज ऑन द स्फीयर ए। तो स्फीयर ए के पास चार्ज क्या दिख रहा है अभी, Q1 माइनस डी क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो अपने पास चार्ज क्या दिख रहा है बेटा, Q1 माइनस का डी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस का Q1 बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का Q2 बाई 2। तो बेटा क्या होता है, Q1 में से Q1 बाई 2 को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा भाई, किसी भी चीज में से उसका जब आधा माइनस कर दोगे तो आधा ही बचेगा ना। तो Q1 माइनस Q1 बाई 2 करूंगा तो Q1 बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अपने पास चार्ज जो बचेगा ना इस वाले स्फीयर पे, ये क्या बचेगा, Q1, अच्छा Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2, मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ जाएगा चार्ज ऑन दी स्फीयर पहला वाला, ठीक है। अब निकालते हैं चार्ज ऑन स्फीयर बी। अब निकालते हैं चार्ज ऑन स्फीयर बी। अब निकालते हैं चार्ज ऑन स्फीयर बी। बी वाले स्फीयर पे क्या चार्ज होगा, जरा गौर फरमाते हुए चलेगा। बहुत जबरदस्त चीज देखो बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त चीज, ठीक है। इसके पास चार्ज क्या है, Q2 प्लस डी क्यू। इसके पास चार्ज क्या है सर, इसके पास चार्ज है Q2 प्लस डी क्यू। अब जरा गौर करते हुए चलना, Q2 और डी क्यू कितना हो चुका है बेटा, डी क्यू हो चुका है Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। अब अच्छा Q1 बाई 2, एक सेकेंड, डी क्यू कितना आ चुका था, ये पूरे में था ना बेटा, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q1 बाई 2 माइनस कर देंगे Q2 बाई 2। तो यहां से भी वही वाली कहानी है बेटा, Q1 बाई 2 को बिल्कुल मत छेड़ना, और Q2 माइनस करेंगे Q2 बाई 2, तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेटा ये आपका हो चुका है डन 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 डन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर्स आ चुके हैं, ये भी आपका आ चुका है। पहले वाले स्फीयर पे आ चुका है Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे वाले स्फीयर पे भी आ चुका है Q1 प्लस Q2 बाई 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोगों ने सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये रहा सवाल, इसका इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। और उसके बाद ये रहेगा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। बहुत बढ़िया, उम्दा, बहुत शानदार। चलो ये डन 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 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी Q चार्ज ईच एंड द अदर टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी सेम Q चार्ज ईच। ओके, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0, मतलब छोटे वाले चार्ज पे, छोटे वाले Q पे अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है, तो उसके बाद कैसे रिश्तेदारी निकालोगे बड़े वाले Q और छोटे वाले Q के बीच में। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये होने वाला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लग जाएगा, ठीक है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलो ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो ये सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा, अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी Q चार्ज एंड द अदर टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी छोटा वाला Q चार्ज, ठीक है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो जरा पहले स्क्वायर तो बनाया जाए, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ा जाएगा। तो पहले बनाते हैं बेटा तरीके से स्क्वायर, फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं ना। ओके, गुड 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 गुड। चलिए अब जरा गौर करिएगा बेटा, यहां पे एक चार्ज रखा होगा छोटा वाला Q, यहां पर भी एक चार्ज रखा होगा छोटा वाला Q, यहां पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, और यहां पर भी एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा बेटा, जितना फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगा देगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस वाले ने इस वाले को रिपेल करा, इट्स एज सिंपल एज दैट। जरा गौर करना, इस वाले ने इस वाले को यहां रिपेल करा, इस वाले ने इस वाले को ऊपर रिपेल करा, इट्स एज सिंपल एज दैट। और दोनों के फोर्सेस बराबर हैं, दोनों के फोर्सेस बिल्कुल बराबर हैं, मतलब जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया। F हो चुका है, F हो चुका है। अब दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ना बेटा वो जाएगा इस तरफ, ठीक है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ। तो मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, इसका रिजल्टेंट ना
सुनते हुए चलना, ऐसे गैस का रिजल्टेंट इसको बोल देंगे अपन एफ डैश, ऐसे गैस का रिजल्टेंट इसको बोल देंगे अपन एफ डैश, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको बोल देंगे अपन एफ डैश। अब जरा गौर करना, एफ डैश में किसको मान रहा हूं पता है ना भाई, मैंने जरूर यहां से बना दिया है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है ना, एक काम कर रहा हूं, इसको मैं यहां से गायब करता हूं, ठीक है। खुश, अब खुश, अब खुश हो गए भाई, अब खुश हो गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब जरा गौर करते हुए चलना, इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट था वो चला गया एफ डैश, तो मैं इसको लिख देता हूं, पता है क्या, इसको मैं लिख देता हूं कि एफ डैश इज द रिजल्टेंट, एफ डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड एफ, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, जब एफ डैश निकालोगे ना तो पता फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ भाई एफ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर, तो f रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा f रूट 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर f निकालना हो तो भी आपको पता है कि f क्या होता है, f का मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स या फिर इन दोनों के बीच का फोर्स, तो k q अपॉन इनकी दूरी कितनी है, x मान लेगा इनकी दूरी, यहां से x है, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। f डैश अपना आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम कर, तो सुन, तो इस वाले ने इस वाले को रिपेल करा होगा, कुछ तो फोर्स लगाया होगा, इस वाले ने इस वाले को रिपेल करने के टाइम पे, इसको रिपेल करने के टाइम पे कुछ तो फोर्स लगाया होगा, तो क्यों ना मैं उसको छोटा वाला f बोल दूं, चलेगा आप लोग को इतना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। इसको मैंने f बोल दिया, तो अब आपको पता चल गया है कि भाई इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट था वो था एफ डैश, ठीक है। एफ डैश अपन निकाल चुके हैं एफ रूट 2 के बराबर, और उसके बाद इस वाले ने इस वाले को रिपेल करा कितने फोर्स के साथ, छोटे वाले एफ के साथ, ठीक है। जब मैं छोटा वाला एफ निकालूंगा ना तो के, उसके बाद q1 q2 मतलब q का स्क्वायर अपॉन दूरियों का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये x था, ये x था, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर होगा, ठीक है। गिवन दैट कि नेट फोर्स ऑन q इज 0, ठीक है, तो मैं इसको यहीं से करता हूं प्रोसीड, जरा गौर फरमाते हुए चलेगा। नेट फोर्स ऑन q इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f डैश प्लस छोटा वाला f इक्वल टू 0, इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ छोटा वाला f, ठीक है। अब जरा गौर करना, f डैश किसके बराबर आ चुका था, f डैश हो चुका था f रूट 2 के बराबर, ठीक है। f डैश क्या हो चुका था बेटा, f रूट 2 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f, ठीक है भाई। ये f को एक बार निकाल लें अपन, f क्या होगा, f होगा इसके और इसके बीच का फोर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। अरे भाई इसने इसको रिपेल करा f से, इसने भी इसको रिपेल करा f से, तो दोनों के फोर्सेस सेम ही तो होंगे ना, तो क्या होगा k q1 q2 अपॉन x का स्क्वायर, तो k q1 q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f। क्या होता है बेटा, f होता है इसके और इसके बीच का फोर्स, तो k q1 q2 मतलब q का स्क्वायर अपॉन इन दूरियों का स्क्वायर मतलब रूट 2x का स्क्वायर करेंगे, तो भैया रूट जो है वो तो जाएगा निपट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचेगा, जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, सुनो, k से k निपट गया, इस वाले q से ये वाला q निपट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर निपट गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात अपन को नहीं है, ठीक है। आपसे बस क्या पूछा हुआ है, सिर्फ रिलेशन पूछा हुआ है कि कैपिटल Q और छोटा वाला Q कैसे रिलेटेड है, ठीक है। चले बेटा आते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ Q रूट 2, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ Q रूट 2, और यहाँ पे बचेगा माइनस Q बाई 2 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप रेशियो के टर्म्स में निकालना चाहें ना तो और भी प्यारी चीज़ लगती है ये, तो अगर मैं Q छोटा वाला Q ले लेता हूँ, अगर मैं Q अपॉन Q के टर्म्स में आपसे बात करूं, Q अपॉन Q के टर्म्स में आपसे बात करूं, तो माइनस 2 रूट 2 इज द आंसर। तो ये रहेगा रिलेशन, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात तो आपको नहीं आ रही होगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बेटा जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और सेपरेशन देने की एज सच नीड अगर तुमको लग रही है तो मैं दे देता हूँ, अगर तुमको नीड लग रही है तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहां से इसको नोट करना शुरू कर लेना पूरा बकायदा। चलो भैया, तो ये आपका आंसर आ चुका है, रिलेशन आ चुका है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन को बढ़ना है इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन सुपर क्लियर। चलो भैया ये अपना हो चुका है डन 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 डन। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके हैं अपने सामने अब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इक्वल चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 0, 2, 4, 8, 16, डबल कर दिया 0, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बेटा अब जरा कहानी को शुरू करते हैं। तो पहले अपन एक कार्टेशियन लाइन तो मार दें, पहले अपन जरा एक कार्टेशियन लाइन तो मार दें, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अपन ने लाइन तो मार दिया, फिर कहानी अपनी आगे बढ़ती जाएगी। चलने दो चलने दो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इतनी ही दूरी पे भाई साहब ये 8 हो जाएगा, और फिर और इतनी ही दूरी पे क्या आएगी, यहाँ पे एक आ जाएगा 16। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। तो अपन पहले यहाँ पे स्केलिंग का ये डिनोशंस डाल दें एक बार। ये था अपने पास x इक्वल टू 0, ये था अपने पास x इज इक्वल टू 2, ये था x इज इक्वल टू 4, ये था x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये था x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे इक्वल चार्जेस, हर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोकूलम। प्लेस दैट, अच्छा ये प्लेसमेंट तो हो चुकी है, ठीक है। तो 20 माइक्रोकूलम के चार्जेस का प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी है 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी है 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी है 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी है 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जो ये 2 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा है ना, इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा आपको वो निकालना है, ठीक है। इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा आपको वो निकालना है। भाई सुनते हुए चलना है, 20 माइक्रोकूलम, ये भी कितना है 20 माइक्रोकूलम, ये भी कितना है 20 माइक्रोकूलम, ये वाला भी कितना है 20 माइक्रोकूलम, और ये वाला भी कितना है, ये वाला भी है 20 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है आपको निकालना है इसके ऊपर, ठीक है, कि क्या नेट फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया होगा। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। इस वाले ने इस वाले को रिपेल करा यहां पे, और इस वाले ने इस वाले को रिपेल करा यहां पे, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तरीके से, तो जितने फोर्स से 0 वाले ने 2 वाले को रिपेल करा राइट में, उतने ही फोर्स से 4 वाले ने 2 वाले को रिपेल करा लेफ्ट में, ठीक है। भाई देखो दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों के फोर्सेस जो है वो बराबर हो चुके हैं। तो मैं एक काम करूं, एफ डैश और एफ डैश, ठीक है। तो ये फोर्सेस गेट्स कैंसल्ड आउट, लिख दूं इसको कि एफ डैश गेट्स कैंसल्ड आउट। आया समझ के नहीं आया, एफ डैश गेट्स कैंसल्ड आउट। तो अब इस बॉडी पे जो फोर्स काम करेगा वो किसकी वजह से काम करेगा, भाई ये 20 माइक्रो वाले पे अब जो फोर्स काम करेगा ना, वो काम करेगा, देखो ये 0 वाले का और 4 वाले का निपट चुका है, ठीक है। तो अब जो फोर्स काम करेगा वो 8 और 16 वाले की वजह से काम करेगा बस, ठीक है। भाई ये 0 वाले ने यहां धक्का मारा, 4 वाले ने यहां धक्का मारा, फोर्सेस कैंसिल हो गए, तो जो बचेगा वो बचेगा बस 8 वाले का फोर्स और वो 16 वाले का फोर्स, ठीक है। लेकिन भाई यहां पे लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए तुमको बता रहा हूं कि भाई ईमानदारी से बैठ के सुनो, समझते हुए चलो अच्छे से। ये चार्ज है, उसके बाद ये रहा 8 वाला, ठीक है। एक लाइन अपन सिंगल मार दें पहले, तो एक लाइन अपन सिंगल मार दें पहले, तो जाने दो भैया, ये लाइन अपन ने सिंगल मार दी। अब जरा सुनते हुए चलना बहुत ही बेहतरीन तरह से। भाई देखो ये अपने पास 2 वाला था, यहां बनाते हैं 8 वाला, और यहां बनाते हैं अपन 16 वाला, ठीक है। अब सुनते हुए चलना क्या होने वाला है भाई, ये 2 पे था और ये 8 पे था, तो ये जो दूरियां बची ना वो कितनी बच गई, तुम समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। ये 2 पे था, ये 8 पे था, तो ये जो दूरियां बची अपने पास वो बच गई हैं कुल मिलाकर के 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब वो था 16 पे, ये था 2 पे, तो ये जो दूरी बचेगी वो बचेगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो दूरी बचेगी वो बचेगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये 2 से 8 का हो गया है सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटीमीटर, और ये 2 से 16 का हो गया है पूरा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस वाले ने इस वाले को रिपेल ही करा होगा ऑब्वियसली, इस वाले ने इस वाले को रिपेल ही करा होगा ऑब्वियसली। तो इसके फोर्स को मैं मान लेता हूं, ये देखो 20 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है, ये स्वयं 20 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है, और वो वाला भी 20 माइक्रोकूलम ही है बेटा, ये वाला भी क्या है 20 माइक्रोकूलम ही है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया पक्का, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, इस वाले ने इस वाले को रिपेल करा, इसको बोल देंगे अपन Fa, और इस वाले ने
भी इस वाले को रिपेल करा, ये कम फोर्स से करेगा, इसको बोल देंगे एफ बी, ठीक है। तो अब जो नेट फोर्स काम करेगा ना वो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए प्लस एफ बी का फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलो तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स जो काम करेगा वो काम करेगा एफ ए प्लस एफ बी का, ठीक है। अब भाई साहब ये एफ ए क्या होता है, तो एफ ए का मतलब होता है के, सीधे वैल्यूज पुट कर दूं क्या, के, एक बात तो सुन, के Q1 Q2 यहां से भी और के Q1 Q2 वहां से भी, तो ऊपर जो Q1 Q2 है वो तो कॉमन ही आएगा ना, तो के निकाल लो। उसके बाद Q1 कितना है 20 10 टू द पावर -6 और Q2 कितना है वो भी है 20 10 टू द पावर -6, तो के Q1 Q2 कॉमन आ चुका है। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको ऐड ही करना पड़ेगा ना भाई, तो भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 1/r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/6 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 ये आ जाएगा पूरा 14 का स्क्वायर, ठीक है। जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 140 प्लस करेंगे 56 तो 196, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 196 10 टू द पावर -4। जैसे 196 10 टू द पावर -4 आएगा, जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो आपके पास जो नेट फोर्स बचेगा, जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो आपके पास जो नेट फोर्स बचेगा वो हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी, वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1200, तो 1200 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप इसको 1.2 10 टू द पावर 3 न्यूटन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई आगे बढ़े। अब ये वाला फंडा अपना पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। अब चलेंगे इसके अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल जिसका मोमेंट गिवन है 2 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। भाई सेंटीमीटर मत पढ़ना है इसको, कई लोग गलती करते हैं, पता नहीं क्यों सेंटीमीटर सेंटीमीटर पढ़ते रहते हैं, ऐसा मत करो प्लीज तुम। एट अ पॉइंट डिस्टेंट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल makes an angle 60 डिग्री with the dipole axis। मतलब ये ना ही एक्सियल पोजीशन पे है ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये जा चुका है रैंडम पोजीशन पे। आप जरा एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलें ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मोमेंट है 2 10 टू द पावर -8, ठीक है। ओके, इजी पीजी क्वेश्चन है भाई। तो 2 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर का इसका डाइपोल मोमेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, एट अ पॉइंट डिस्टेंट 1 मीटर, मतलब सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से जो कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी है ना बेटा वो है 1 मीटर के बराबर। ओके डन 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 डन। उसके बाद व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले मैंने आप लोग के लिए डाइपोल बकायदा बना के प्रस्तुत कर देता हूं, ठीक है। ये अपने पास है चार्ज कितना -q का, और ये अपने पास है चार्ज कितना, ये अपने पास चार्ज है कितना बेटा +q का, ठीक है। अब देख क्या होता है, ये बनाई अपन ने इसकी डाइपोल के एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये रहेगा अपने पास क्या, डाइपोल का सेंटर, यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डाइपोल का मोमेंट जो है ना वो इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। डाइपोल का मोमेंट जो है ना वो इस तरफ काम कर रहा है। चलो भैया यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब क्या है, जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, चलेगा आपको इतना। तो अब क्या होता है बेटा कि कंसर्न्ड पॉइंट को जोड़ना पड़ता है ना आपको, ठीक है। तो कंसर्न्ड पॉइंट को आप जैसे ही जोड़ोगे तो ये जो दूरी है ना वो दूरी हो जाएगी r के बराबर। कंसर्न्ड पॉइंट को जैसे आप जोड़ोगे ना बेटा तो वो जो दूरी है ये दूरियां हो जाएंगी r के बराबर, और ये जो एंगल बनेगा ना ये एंगल सवाल के अनुसार गिवन है कि वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला, अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर आप रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, अगर आप रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है kp/r का क्यूब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा kp/r का क्यूब, ये हो जाएगा √3 cos² थीटा
अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये फॉर्मूला है बेटा, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, बस सीधे वैल्यूज पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल टू, भाई के क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये के होता है। उसके बाद पी क्या है, गिवन है 2 10 टू द पावर -8, ठीक है। के पी अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आ जाएगा आर का क्यूब, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूं कि आर की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, सवाल के अनुसार 1 गिवन है। तो के पी बाई आर का क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। और cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब क्या, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, वो तो होती है 1/2 के बराबर। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कर देंगे 1 को। अब उसके बाद जब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 9 2 18, उसके बाद 10 मतलब 180 और अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा +1 यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 180। जब इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 3 + 4 करेंगे तो 7, ये आ जाएगा 7/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 + 4 करेंगे 7, तो 7/4 हो जाएगा। 4 का रूट निकाल लो 2 आ जाएगा। 180/2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 रूट 7। और जैसा आप इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना बेटा, तो इसको फर्दर सॉल्विंग करने के बाद अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 238.1, अप्रोक्सीमेटली 238.1 न्यूटन पर कूलम। 238.1 न्यूटन पर कूलम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर 238.1, दिस इज द कंप्लीट आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल्ड सोल्यूशन था आप लोग के लिए, डिटेल्ड सोल्यूशन था आप लोग के लिए। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, फिर बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हो गया इसका स्क्रीनशॉट बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम्स, तो पहली बात उसे अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजीज के अंदर, कर देंगे। एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 10 टू द पावर -8 कूलम। अच्छा, पहले वाले केस में दैट वाज सेम वैल्यू वाज द डाइपोल मोमेंट। अब वो क्या, डेटा याद रखना पड़ता है बेटा। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 10 टू द पावर -8 कूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इंटेंसिटी है 2 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर बेसिकली, ठीक है। 2 10 टू द पावर 4 ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, मतलब 2 10 टू द पावर 4 ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। भाई बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, करा हुआ क्वेश्चन है। अब जरा गौर करें क्या होता है। जैसे मान ले कि अपने पास एक सेटअप बनाते हैं अपन, बनाते हैं सेटअप ऐसे करके कुछ, इसको अपन चार्ज देते हैं पॉजिटिव का, ठीक है। इसको अपन चार्ज दे देते हैं किसका बेटा, पॉजिटिव का। इसको अपन ने चार्ज भर के दे दिया है, इसको अपन ने भर के जो है चार्ज दे दिया है पॉजिटिव का, ठीक है। अब क्या होगा कि एक रस्सी है जो कि यहाँ से ऐसे लटक रही होगी, एक रस्सी है जो कि यहाँ से ऐसे लटक रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पे ना अगर रस्सी लटक रही है तो पहली बात तो ये बनाते हैं अपन इसका एक स्फेरिकल सा बॉडी बनाते हैं अपन, ठीक है। ये बना दिया अपन ने इसकी स्फेरिकल सी बॉडी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक तो। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे कि ये ना सर ऐसे टिल्टेड स्टेट में क्यों नजर आ रहा है, ये जो बॉडी है ये ऐसे टिल्टेड स्टेट में क्यों नजर आ रही है, क्योंकि बेटा इसके पास चार्ज प्लस था और इसके पास भी चार्ज प्लस का था ना, 2 10 टू द पावर -8 कूलम। याद नहीं आ रहा, यहाँ देख लो चार्ज कितना है 2 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाकायदा गिवन है। तो अपन एक काम करते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन लिख लेते हैं। चार्ज है 2 10 टू द पावर -8 और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 2 10 टू द पावर 4। 2 10 टू द पावर क्या है बेटा, 2 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अब उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, टेंशन निकालना है और एंगल भी निकालना है, दो चीज निकालनी है, टेंशन निकालना और एंगल निकालना है, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा थीटा के बराबर, ठीक है। और इस पे काम कर रहा होगा टेंशन, इस पे काम कर रहा होगा टेंशन, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। इस पे काम कर रहा होगा टेंशन, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन बोले तो टी निकालना है, पक्का, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन कैसे इसको सॉल्व आउट करने वाले हैं। देखो भाई कैसे करेंगे, पहले अपन इसको ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। पहले अपन इसको ऐसे तोड़ देंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये मैंने बनाया इसका वाई एक्सिस और फिर इसको अपन तोड़ देंगे ऐसे करके एक्स एक्सिस के ऊपर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है,
ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। अगर ये था थीटा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब जब मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा ना ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा टी कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा टी साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, तो जो बॉडी का वेट नीचे काम करेगा वो वेट हो जाएगा mg के बराबर। और उसके बाद ये वाला जो बॉडी है, इस सेटअप ने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE के बराबर, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का जो रेजोल्यूशन था वो आपको बहुत ही उम्दा तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन इसके पूरे सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे अब इसमें। तो भाई बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर। टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE के बराबर। ये अपने पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और वहीं पे जो टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा mg के बराबर। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे हम इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बचने वाला है, टी से टी जाएगा निपट, साइन अपॉन कॉस बचेगा टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस बचेगा टेन थीटा, टेन थीटा आ जाएगा तुम्हारे पास QE ओवर mg के बराबर, ठीक है। टेन थीटा आ जाएगा QE ओवर mg के बराबर। अब एक काम करो बेटा, इसमें ना सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात तो m कितना है भाई, बॉडी का मास गिवन था अपने को कि वो था सिर्फ और सिर्फ 80 मिलीग्राम्स के बराबर। अब जरा मेरी बातों पे गौर करना, 80 मिलीग्राम्स था ना। एक काम करो तो चार्ज कितना है, पहली बात तो चार्ज है 2 10 टू द पावर -8। उसके बाद E कितना है, E है 2 10 टू द पावर +4। उसके बाद नीचे अपन जाएंगे तो नीचे अपने पास m कितना था, 80 मिलीग्राम, ठीक है। तो 80 मिली का मतलब क्या है, 10 टू द पावर -3। तो ये 80 मिलीग्राम्स को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 और लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी की वैल्यू क्या पुट करनी है, कुछ गिवन है क्या यहाँ पे, जी की वैल्यू क्या पुट करनी है, कुछ गिवन नहीं है। 9.8 ले लो या वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 9.8 ले लेता हूँ, इसको पूरा फर्दर सॉल्विंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना वो आएगा 0.5102। 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5102, अप्रोक्सीमेटली 5 पकड़ ले इसको। तो जब tan थीटा इसके बराबर है ना, तो जो थीटा होता है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जो थीटा होता है वो होता है 27 डिग्री के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। थीटा आपसे पूछा हुआ था, थीटा आपसे पूछा हुआ था, वो अपन ने निकाल के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको एक और चीज निकालने के लिए बोला गया था, मेरे ख्याल से थीटा तो था ही, उसके बाद फिर आपको टेंशन भी तो निकालना था ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑल्सो, टेंशन भी निकालना था। तो अपन एक काम करते हैं, कहीं से भी उठा लो बेटा, एक काम करो, ये अपन पुट करते हैं इसको इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे अपन इसको पुट करेंगे ना इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो अपने पास क्या बचने वाला है, सुनते हुए चलना। टी तेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा QE अपॉन साइन थीटा। टी क्या हो जाएगा, QE ओवर नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन 27 डिग्री, ठीक है। Q कितना है तेरे पास, Q है तेरे पास कितना, 2 10 टू द पावर -8। और उसके बाद E कितना है तेरे पास, 2 10 टू द पावर 4। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 27 डिग्री, साइन ऑफ 27 डिग्री मतलब 0.5102। सॉल्व आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.8 आएगा, 10 टू द पावर -4 न्यूटन। 8.8 10 टू द पावर -4 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा आप लोग के सामने। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन बढ़ेंगे इसके अगले वाले सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, बहुत बढ़िया। चलो अब कूद जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है डन डना डन डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लेंथ है कितनी, 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो लिख दें अपन इसको, डाइपोल की लेंथ मतलब 2a, तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर, ठीक है। इस प्लेस विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना, 30 डिग्रीज के बराबर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी है 10 टू द पावर 5। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी गिवन है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। चलो बेटा बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, इफ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 10√3 न्यूटन मीटर, टॉर्क है 10√3, टॉर्क है कितना 10√3 और न्यूटन मीटर का टॉर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद कैलकुलेट करना है पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल, ठीक है। तो पहली फुर्सत में अपन को जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप सब लोग जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा।
सब लोग जानते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। अब जरा गौर कर, ये तो अलग ही छतरी बन रही थी भाई। तो अपने पास ये P क्या होता है बेटा, P होता है Q इंटू टू ए। P क्या होता है, Q इंटू टू ए। उसके बाद क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। जब मुझे यहां से सिर्फ Q निकालना है तो Q मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, टाउ अपॉन 2a ई साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहां तक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जरा एक काम करो, सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करना। तो Q इज इक्वल टू क्या बचेगा, टाउ कितना है तुम्हारे पास 10√3 के बराबर, टाउ है 10√3 के बराबर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2a। 2a कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 10 टू द पावर -2। उसके बाद e कितना है 10 टू द पावर 5, e कितना है 10 टू द पावर 5। उसके बाद साइन थीटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। निपट करके ऐसे 1/2 ऊपर उचक जाएगा, ठीक है। अब देख क्या बचने वाला है तेरे पास, इत्मीनान से सिंपल चीज है, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 जो है वो तो जाएगा निपट, ठीक है। बस पावर्स में खेलने का अपन एक बार, तो Q तुमको मिलना से शुरू वैसे हो जाएगा। 10√3 मेरे को दिख तो रहा है, 10√3 मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन नीचे भी बहुत कुछ दिख रहा है बेटा। यहाँ 10√3 दिख रहा है, नीचे 10 टू द पावर 3 दिख रहा है। जैसे मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो 10 टू द पावर -3 पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 करूंगा, 10 टू द पावर -2 पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 और 10 टू द पावर -2 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका पहला वाला केस तो हो चुका है, डंडन चार्ज जो निकालना था वो निकाल दिया है। √3 10 टू द पावर -2, क्या बोले अपन, √3 10 टू द पावर -2। चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब अगले वाले इसके पड़ाव पे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है आपको डाइपोल का। और अब जरा फॉर्मूले पे गौर करिएगा तो मजा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, ठीक है। अब जरा गौर करना, गिवन तो है नहीं कि क्या था इनिशियल ओरिएंटेशन, और मैंने कहा था कि अगर सवाल में गिवन ना हो कि व्हाट इज द इनिशियल ओरिएंटेशन, तो आपको एंगल वो लेके चलना पड़ता है जिसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 आए, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी 0 कब आएगी, जब cos थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा होगा 90 के बराबर। तो आप यहाँ पे लेंगे थीटा इनिशियल इक्वल टू 90, थीटा इनिशियल को पुट कर देंगे 90 के बराबर। तो यहाँ पे थीटा इनिशियल इक्वल टू आ चुका है बेटा 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0 के बराबर, निपटा दो उसको। तो अपने पास u जो बच जाएगा वो बचेगा माइनस का PE cos थीटा फाइनल। चमका कुछ 0 माइनस समथिंग करूंगा तो माइनस ऑफ दैट थिंग बचेगा ना। तो माइनस का PE cos थीटा फाइनल। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई साहब, P क्या होता है, P तो होता है Q इंटू 2a। तो Q कितना है तुम्हारे पास, Q अभी निकाले थे √3 10 टू द पावर -2, √3 10 टू द पावर -2। ये बस अपने पास Q आया था, उसको 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के तो ये सिर्फ P बना है अभी। उसके बाद E भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 टू द पावर प्लस का 5, 10 टू द पावर प्लस का 5 है ना भैया, 10 टू द पावर प्लस का 5। तो टाउ यहाँ पे क्या हो चुका है अपने पास, ये P तो हो चुका है, P मतलब Q इंटू 2a तो हो चुका है। उसके बाद E मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद cos थीटा फाइनल, ठीक है। नाउ व्हाट वाज cos थीटा फाइनल, इट वाज जस्ट 30 डिग्रीज, ठीक है। तो मतलब cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। चलो चलो चलो, तो U तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, √3, नंबर और तो कुछ नहीं है, तो √3 इंटू 2 है। उसके बाद 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो 2 से 2 को निपटा देंगे, यहाँ पे अपन पहली फुर्सत में 2 से 2 को निपटा देंगे। तो अपने पास √3 इंटू √3 मतलब 3 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस भी तो लगा हुआ है, इसको भूलना जाना भैया, भूलना जाना कि ये माइनस भी तो लगा हुआ है। तो माइनस कितना हो जाएगा ये अपने पास, ये 3 इंटू 10 करेंगे तो माइनस का 30। तो अपने पास जो एनर्जी है वो आ जाएगा माइनस का 30 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई परेशानी आप लोग को बिल्कुल नहीं हो रही होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। पक्का पूरा फंडा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई ये वाला फंडा अपना हो चुका है पूरा डन डनाडन डन क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हाँ सब निकाल दिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी है डाइपोल की। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपोजिट चार्जेस, मतलब वही वाली बात है यार, डाइपोल है तो उसके बाद क्या, उसके पास क्या होगा, 2 चार्जेस होंगे, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, लेकिन साइन कन्वेंशन बकायदा ऑपोजिट होगा, ठीक है। सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर, ओके डन। द डाइपोल इज प्लेस्ड
in an external electric field of 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. Now what is the maximum torque on the dipole? ठीक है भाई, एक बात सुनते हुए चलना. पहले एक काम करो, गिवन डेटा पकड़ो भाई. चार्ज कितना है 10 टू द पावर -6, मतलब यहाँ पे अगर चार्ज के मॉड्यूलस की बात की जाए, अगर चार्ज के मॉड्यूलस की बात की जाए तो फिर 10 टू द पावर -6 कूलम आ रहा है. यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डाइपोल की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 2a जो है ना वो है 2 सेंटीमीटर, 2 10 टू द पावर -2 मीटर के बराबर. चलो बेटा बहुत बढ़िया. उसके बाद क्या है, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, इंटेंसिटी है 10 टू द पावर 5. इलेक्ट्रिक फील्ड की यार लगता है फेवरेट वैल्यू है ये 10 टू द पावर 5 है ना, वो 3 बार रिपीट वैसे ही हो चुका है. 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ओके डन. उसके बाद क्या, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क. भाई साहब टॉर्क को मैक्सिमाइज करवाना है. ठीक है, नाउ आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा. टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैं वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, मैं बकायदा इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिख रहा हूं. ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P sin थीटा. अगर आपको ये समझना है कि भैया टॉर्क जो है वो मैक्सिमाइज कब होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा, भाई ध्यान देना, गिवन दैट P और E दोनों कांस्टेंट हैं. तो अब जब टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है तो फिर साइन थीटा को करना पड़ेगा मैक्सिमाइज. ठीक है, तो साइन थीटा की मैक्स वैल्यू कब आती है, साइन थीटा की मैक्स वैल्यू आती है जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज तब जाकर के साइन 90 हो जाता है 1 के बराबर. ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Pe sin 90 के बराबर. देयरफॉर मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हो जाएगा Pe sin 90 के बराबर. P किसके बराबर था बेटा, P होता है Q इंटू 2a के बराबर. ठीक है, तो Q कितना है 10 टू द पावर -6, उसको 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 10 टू द पावर -8. ये हो जाएगा 2 10 टू द पावर -8, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ P होगा. उसके बाद E से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 5 तक पहुंच जाएंगे अपन. E से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 5 तक पहुंच जाएंगे अपन. तो जो यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा ना वो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा. ठीक है, ये आपका टॉर्क डेवलप हो चुका है मैक्सिमम. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी किताब लेके बैठे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, किसी की नजर ना लगे तुम्हें, इसको नोट करते हुए चलो. लेकिन अगर तुमने काम ढीला कर दिया है, अगर तुम बस वीडियो को देख रहे हो नोट नहीं कर रहे हो तो भाई बड़ी बुरी बात है. फिर भी अगर समय कम है तुम्हारे पास तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करना. ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें. चलो ठीक है, बहुत शानदार. सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा. अब आते हैं इसके अगले वाले केस के ऊपर. ठीक है, टॉर्क निकालना था वो अपन ने निकाल दिया. नाउ हाउ मच वर्क मस्ट एन एक्सटर्नल एजेंट डू टू टर्न द डाइपोल एंड फॉर एंड. मतलब अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निप इस तरफ है ना, ठीक है, डाइपोल मान लिया ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है. तो अगर डाइपोल भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तभी जा करके जो इनिशियल ओरिएंटेशन है वो कितना होगा 0 के बराबर. बिकॉज जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा या फिर U इज इक्वल टू P cos थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है, तो उस सब में थीटा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है उसके बीच का एंगल होता है. ठीक है, अगर ये -q है और ये +q है तो फिर डाइपोल मोमेंट सट्ट करके इस तरफ जा रहा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सट्ट करके इस तरफ जा रही है. कितना एंगल हो गया, ये हो गया एंगल 0 डिग्री के बराबर. ठीक है, नाउ एंड टू एंड घुमाने का मतलब है ऐसा कर दिया है. ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गया लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस तरफ ही जा रही है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री. ठीक है, तो इस बार जब घुमाया है ना भाई, इस बार जब घुमाया है ना दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में जब घुमाया है तो थीटा इनिशियल था कितना 0 डिग्री के बराबर, एंड जब घुमा करके फाइनल एंगल की बात होगी तो 180 डिग्री पे ला करके उसको रख दिया गया है. तो अब जब u निकालोगे ना तो u क्या हो जाएगा बेटा Pe, u क्या हो जाएगा बेटा Pe cos थीटा इनिशियल माइनस हो जाएगा cos थीटा फाइनल. इट्स एज सिंपल एज दैट. यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो u इज इक्वल टू, भाई साहब P कितना आ चुका है अपने पास, तो P अपने पास होता है Q इंटू 2a के बराबर. ठीक है, तो Q इंटू 2a करेंगे तो 2 10 टू द पावर -8, ये कितना हो जाएगा 2 10 टू द पावर -8. उसके बाद E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 10 की पावर 5 हो जाएगा. उसके बाद cos थीटा इनिशियल मतलब cos 0 माइनस कर देंगे cos थीटा फाइनल, थीटा फाइनल मतलब कितना होता है cos 180 डिग्री. यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है,
है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो आ जाएगा 2 10 की पावर -3, ठीक है, 2 10 की पावर -3। उसके बाद cos 0 क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है, माइनस करेंगे, cos 180 क्या होता है, cos 180 खुद -1 होता है, ठीक है। तो u अपने पास क्या हो जाएगा 2 10 टू द पावर -3, उसके बाद 1 + 1 करेंगे तो 2 कहानी पहुंच जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगा 4 10 टू द पावर -3 जूल्स के बराबर। 4 10 टू द पावर -3 जूल्स के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा बहुत बढ़िया, ये अपने पास यू का आंसर जो है वो तो आ चुका है, ठीक है। ये अपना 9th वाला क्वेश्चन था। जी सर, डन 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 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस मच आई कैप, दिस मच जे कैप, दिस मच, अच्छा के कैप तो है नहीं, मतलब 0 के कैप, ठीक है, ओके। और ई नॉट की वैल्यू भी गिवन है, मतलब जो यहाँ पे ई नॉट यूज हो रहा है ना उसकी एक बकायदा प्रॉपर वैल्यू है 2000, 2.0 10 टू द पावर 3। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर एरिया जो है 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। अगर एरिया इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, मतलब वाईजेड प्लेन में आ रहा है, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकल जाता है। अगर एरिया लाई कर रहा है वाईजेड प्लेन में तो उसका एरिया वेक्टर चले आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप, ठीक है। एरिया वेक्टर चले जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप। तो जो फ्लक्स है ना वो क्या हो जाता है E डॉट ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वो तो लिखी हुई है बेटा, 3/5 E नॉट आई कैप, उसके बाद 4/5 E नॉट जे कैप, और के कैप तो 0 ही है। E डॉट करेंगे अब ds, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो 0.2 मीटर का स्क्वायर तो है ही, ठीक है। लेकिन 0.2 मीटर का स्क्वायर कौन से एक्सिस के अलोंग है, वाईजेड प्लेन में तो बॉडी है तो वो जा रहा होगा परपेंडिकुलर, जो एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है। वाईजेड प्लेन में अगर बॉडी है तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा होगा, ठीक है। तो 0.2 आई कैप कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब कुछ सटीक SI यूनिट्स के अंदर ही है। जी सर, SI यूनिट्स के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करेंगे भाई यार, जब वहां पे आई कैप आ चुका है तो आपको ये जे वहां पे तो 0 हो गया ना भाई साहब, देखो ये अपने पास आई कैप हो चुका है, तो अब ये जे कैप कितना है तो वो होगा 0 जे कैप, के कैप कितना है वो भी होगा 0 के कैप, ठीक है। तो यहाँ के कैप था नहीं तो मैंने यहाँ पर भी के कैप को लिखा ही नहीं, ठीक है। अब देख क्या होता है, जब आप दो वेक्टर्स का ना डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/5, और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है 2 10 टू द पावर +3, ओके। 3/5 ई नॉट हो चुका है, इनटू करेंगे अपन 0.2, ठीक है। तो 0.2 कर देंगे, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब ये अपने पास कितना हो जाएगा 1/5 ही हो जाएगा। 0.2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/5 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इसको सुनो, तो वैसा मत करो, एक काम करो इसको ऐसे कर लो। ये जो है 3/5 कितना होता है, ये 0.6 इंटू 2 करेंगे, इंटू यहाँ पे 2 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा पता है 2। आया को समझ क्या करा मैंने इसको बेटा, ये 1/5 क्या होता है 0.2, 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 0.6 पहुंच गया मैं। उसके बाद 2 को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसके बाद पॉइंट को मैं आगे ले गया तो 2 10 टू दी पावर -1 10 टू दी पावर 3, मतलब 2 10 टू दी पावर प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बहुत ही शानदार तरह से। यहाँ पे एक काम करो ना, पॉइंट को आगे लेके और आ जाओ, तो 6 × 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 4 24, और ये हो जाएगा 240 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हो चुका है आपका आंसर। डन 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 डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म हो गया आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। खत्म हो गया आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी नोट करो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भैया, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो हो चुका है डन 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 डन। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर लग रहा है ना ऐसा कि भाई कमांड बन जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, ग्रिप होल्ड अच्छी हो जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, तो इस वीडियो पे प्यार बरसाओ, इस वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सबको बताओ कि जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या धमाकेदार चीजें आगे और भी आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है ना तो बहुत ही प्यार भरे शब्दों
बातों में कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि भाई इस पे काम किया जाएगा, तो काम किया जा सकता है, तो बिल्कुल काम किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्लास कर रहे हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सेम इंटेंसिटी से पूरा कंटेंट जो है ना वो हिंदी मीडियम वाले चैनल पर भी चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको लैंग्वेज में नहीं आने वाली। तो हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस, उसके बाद बोर्ड्स भी हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।